नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा आईएएस में। आज का ये क्लास हमारा जो कि महामैराथन रहने वाला है, करंट अफेयर पर आधारित है, जो कि जनवरी 2025 के करंट अफेयर को समग्रता से हम एक या दो वीडियो में पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं, जिसमें जो कि हमारा जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे खासकर बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, जिसे बिहार दरोगा कहते हैं, बिहार पुलिस और एसएससी और रेलवे इत्यादि एग्ज़ामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, जो कि हम पूरी तरह से समग्र रूप से इसको देखने का प्रयास करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और जो भी सुझाव हों वीडियो, ऑडियो कंटेंट जिससे भी संबंधित, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य रखें, ठीक है? तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर के टॉपिक्स को। तो आज पहला टॉपिक है कि इसरो का 100वां मिशन, जो कि इसरो ने अपने 100वें मिशन की घोषणा की है। तो इसरो का जो 100वां मिशन है, ये जीएसएलवी MK2 लॉन्च व्हीकल से एक उपग्रह को परिक्षेपित किया जाना है, NVS-02, ठीक है? ये नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली, जैसे कि हमारा नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली नाविक है, जो कि फर्स्ट इंडियन माने स्वदेशी सैटेलाइट है। जैसे कि अमेरिका का जीपीएस है, जिसको आज तक हम यूज करते आ रहे हैं, उसकी जगह पे नाविक को हम यूज करेंगे, जो कि हमारा प्रथम भारत का स्वदेशी उपग्रह है, नेविगेशन सिस्टम है। तो इसी में इन्हांसमेंट करने के लिए NVS-02 को भेजा जा रहा है, जो कि इसरो का 100वां मिशन GSLV MK2 रॉकेट से। 99वां मिशन किस व्हीकल से भेजा गया है? तो PSLV C60 से। ध्यान रखिएगा कि PSLV 60 से 99वां मिशन भेजा गया है और GSLV MK2 से 100वां मिशन। अगला है तमु लहौसर, जिसे लोसर भी कहा जाता है। ये नेपाल में मनाया जाने वाला पर्व है, नेपाल में पूस में, ठीक है? किस समुदाय द्वारा? गुरुंग समुदाय द्वारा। गुरुंग समुदाय द्वारा ये नेपाल में मनाया जाने वाला और नव वर्ष का पर्व है। इसी से नव वर्ष की शुरुआत होती है और ये जो कि 15 तारीख को मनाया जाता है। 15 तारीख को कब दिसंबर में भी या जनवरी में, दोनों में से कोई में भी पड़ता है ये, उनके कैलेंडर के अनुसार। तो दिसंबर या जनवरी में मनाया जाता है। एक ये 12 वर्षों का एक चक्र होता है नेपाली कैलेंडर में। गुरुंग समुदाय के नेपाली कैलेंडर में 12 वर्षों का चक्र होता है। तो पिछला चक्र में जो 12 वर्षों का चक्र है, ये 12 जानवरों के प्रतीक से दर्शाया गया है, 12 जानवर। तो जो पिछला चक्र बीता है, ये गरुड़ से बीता है और अगला चक्र जो आने वाला है, ये सर्प से। सर्प जो पहचान है इसकी, ठीक है? पुष महीने में मनाया जाता है। अगला अगला है कि नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी जो है, केंद्र सरकार जो दिसंबर 2024 में नई शिक्षा पॉलिसी के अंतर्गत जो संशोधन किया है, उसने नो डिटेंशन पॉलिसी में रखा गया है कि वर्ग जो 5 से 8 के बीच में छात्र हैं, उन्हें डायरेक्ट पास न करके, अगर जो बच्चे फेल हो जाते हैं, उनके लिए 2 माह का अटेंशन अलग से विशेष कक्षा प्रदान करके उन्हें पास कराया जाए। इस तरह नहीं, ताकि उनकी जो भी स्टडी में जो भी परेशानी आ रही है, उसको 2 महीने में पूरी कराया जाए और 2 महीनों के एक्स्ट्रा क्लासेस के पठन-पाठन से उनको उस प्रकार से ट्रेंड किया जाए, ताकि वे अगले वर्ष में पास कर जाएँ, ठीक है? अगला है कि इस्पात क्षेत्र के लिए नई PLI योजना, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, यानी अब इस्पात क्षेत्र के लिए भी PLI योजना की शुरुआत की गई है। PLI योजना है, ये सबसे पहले 3 क्षेत्र में शुरू की गई थी।
3 क्षेत्र में, और 2020 में, ठीक है, 2020 में स्टील तक इसको विस्तार दिया गया है, और अभी वर्तमान में 14 क्षेत्र में इसको शुरुआत किया गया है, यानी 14 क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया है। पीएलआई का मतलब क्या होता है कि किसी क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार सहायता प्रदान करती है, ठीक है। अगला है कि H5N1 वायरस। H5N1 वायरस एचपीएआई जो है, अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा है, जो कि अभी भारत में वर्तमान में नागपुर नागपुर कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में एक बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है। वहां पर 3 बाघ और एक तेंदुआ के संक्रमण होने की खबर आई है। इससे HPAI H5N1 वायरस से। H5N1 वायरस किस में ज़्यादा फैलता है? तो ये पक्षियों में ज़्यादा फैलता है, और फिर पशुओं में, लेकिन मानवों में भी फैलता है। कब? जब सुअर सुअर और गाय के जो मांस हैं, जो लोग खाते हैं, उनके अधपके मांस खाने से H5N1 वायरस उनके शरीर में प्रभावित करता है, जिससे अपच की बीमारी समस्या हो जाती है, ठीक है। अगला है कि धर्म परिवर्तन अधिनियम। ये किसने पास किया है? ये धर्म परिवर्तन अधिनियम 1978 को अरुणाचल प्रदेश जो है, इसने पुनर्जीवित किया है, और अपने राज्य में धर्मांतरण को रोकने का प्रयास किया है। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। 1978 में जो धर्म परिवर्तन अधिनियम बनाया गया था, उनमें 4 स्वदेशी धर्म को बताया गया था कि ये 4 मुख्य रूप से भारत के स्वदेशी धर्म है। पहला कौन है? महायान। दूसरा है थेरवाद, जिसे हीनयान भी कहा जा सकता है। तीसरा है वैष्णववाद, और चौथा है प्रकृति पूजा। इस 4 धर्म को स्वदेशी धर्म के रूप में बताया गया। इसकी ट्रांसफर, यानी इससे अगर धर्मांतरण हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए 1978 का कानून बनाया गया था, जिसे समय समय पर ईसाई मिशनरियों और ईसाई धर्म के धर्मावलंबियों द्वारा विरोध किया जाता रहा है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है, इसने फिर एक पहल की है कि ताकि धार्मिक परिवर्तन को रोका जा सके। अगला है कि वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन। सबसे पहले वन संरक्षण अधिनियम कब का है? संरक्षण अधिनियम 1980। इसमें बदलाव किया गया है, इसमें संशोधन किया गया है। पहला संशोधन है कि जो निजी भूमि, इस पर भी वना रोपण को प्रोत्साहित किया जाए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट भूमि पे वन रोपण किया जाए। और अगला है कि उस भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वन रोपा जाए जो निम्नीकरण है, ठीक है। और तीसरा है कि ये सभी जितने भी वन हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है और अधिसूचित किया गया है, ठीक है। अगला है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी को 1915 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अपने स्वदेश भारत लौटे थे। उन्हीं की याद में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है? 2003 से। अभी जो 2025 का है, ये कौन सा है? 18वां है। इसका थीम क्या है? प्रवास विकसित भारत में प्रवासियों की भूमिका। प्रवासियों यानी यहाँ पर एनआरआई शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रवासियों की भूमिका 9 जनवरी को मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में।
उद्घाटन कौन किया है? उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी। और इसकी वर्चुअल जो है उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी। और इसकी वर्चुअली सभा को संबोधित किए हैं त्रिनिदाद व टोबैगो के कार्ला कंगालू, जो कि कौन है? राष्ट्रपति। कार्ला कंगालू त्रिनिदाद व टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। त्रिनिदाद व टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन है? तो कमला प्रसाद बिसेसर। कमला प्रसाद बिसेसर, जो कि भारत आई थी, जो कि भारतीय मूल के ही रहने वाली हैं, मुख्यतः बिहार के। इसी प्रवासी भारतीय दिवस के शुभ अवसर पे 10 जनवरी को 27 एनआरआई को पुरस्कृत किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। और अगर प्रवासी भारतीयों की बात की जाए तो ये लगभग सऊदी अरब में 3.5 मिलियन है, और वही अमेरिका में बात की जाए तो 2 मिलियन प्लस है। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और ये प्रवासी भारत के जीडीपी में भी योगदान करते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन पर बल दिया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया क्या कहाँ गया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है और संबोधन किसने किया है? कार्ला कंगालू, जो कि त्रिनिदाद व टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। तो त्रिनिदाद व टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन है? कमला प्रसाद बिसेसर। थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासियों की भूमिका। आगे देखा जाए तो भारत पोल पोर्टल। भारत पोल पोर्टल क्या है? तो किसने शुरुआत किया है? तो अमित शाह ने। अमित शाह ने इसकी शुरुआत की है। इसका निर्माण किसने किया है? सीबीआई। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? सीबीआई की स्थापना 1963 में हुआ था। भारत पोल पोर्टल क्यों बनाया गया है? ताकि सभी जितने भी इंफॉर्मेशन है किससे संबंधित? टेररिज्म से संबंधित, टेरर से संबंधित, या फिर जितने भी गतिविधि हैं जो कि निगेटिव है, नकारात्मक है, उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे, भारत पोल पोर्टल पे लाया गया है। जिससे कि अगर केंद्र को राज्य से या फिर राज्य को राज्य से या फिर इंटरपोल है जो, इंटरपोल को अगर केंद्र से कोई भी सहायता या फिर कोई भी जानकारियां लेना हो तो ये भारत पोल पोर्टल से आसानी से दिया जा सके। इन सभी डेटा को एक ही जगह पे एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला टॉपिक है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। इसकी शुरुआत किसने की है? तो उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन मांझी। इन्होंने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत किया है। और कहाँ पर? तो ये भुवनेश्वर में ये भी किए हैं। इसमें प्रावधान क्या है कि कक्षा 9 और कक्षा 11 के बच्चों को 5,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है। और कौन से छात्र? एसटी समुदाय से छात्र हैं। अब जान लेते हैं कि शहीद माधो सिंह कौन थे। तो शहीद माधो सिंह जो थे, ये 1857 की क्रांति में उड़ीसा राज्य से लड़े थे। और लगभग में दिसंबर 1958 को इनको पकड़कर और इनको मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इन्हीं की याद में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की गई है। प्रावधान आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5,000 रुपये हैं 9th क्लास और 11th क्लास के एसटी बच्चों के लिए। ठीक है। अगला है उड़ान 2.0। उड़ान योजना क्या है? उड़ान सबसे पहले योजना है कि हवाई सेवाओं को सभी तक आसानी से पहुंच। इसके लिए लगभग में डेटा प्रदान किया गया है कि 2014 में लगभग 74 हवाई एयरपोर्ट थे, जबकि 2024 तक इसको बढ़ाकर 157 एयरपोर्ट में बदल दिया गया है। यानी 74 से 157 तक की वृद्धि की गई है उड़ान योजना के तहत। तो अब लॉन्च किया गया है उड़ान 2.0। उड़ान 2.0 के तहत 157 से लगभग 350 से 400 के करीब में एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। और छोटे या बड़े इसमें शामिल हैं, ताकि सभी जगहों पर आसानी से यातायात की सुविधा हो पाए।
और 144 करोड़ यात्रियों को अभी तक सुविधा प्रदान किया गया है, जबकि 2047 तक टारगेट रखा गया है कि 47 तक इसको टारगेट रखा गया है कि 300-350 से 400 एयरपोर्ट का निर्माण किया जा सके। अगला है इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल हो गया है 2025 में। इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल हो गया है। तो अब ब्रिक्स में कुल कितने देश हो गए हैं? कुल 10। 10 कौन कौन सा? एक तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके बाद शामिल हुए हैं इथियोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, सॉरी यूएई, और यूएई और एक इंडोनेशिया। ये सभी 10 देश हो गए। ब्रिक्स का ब्रिक का गठन कब हुआ था? BRIC का गठन हुआ था 2009 में। इसमें शामिल हुआ साउथ अफ्रीका भी, तो ब्रिक्स हो गया 2010 में। अभी वर्तमान में कुल 10 देश इसमें शामिल है। ठीक है। अगला देखा जाए कि मैया सम्मान योजना किसने चालू किया है? तो ये झारखंड सरकार ने चालू किया है। दिसंबर 2024 में 1,000 रुपये प्रति माह किसको? 18 से 50 वर्ष के महिलाओं को प्रदान किया जाता था। फिर जनवरी में इसको बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके द्वारा? झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन के सरकार द्वारा। ठीक है। अगला है कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट ने भारत की आर्थिक वृद्धि को 6.6% आर्थिक विकास को बताया है। इम्पोर्टेंट है कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 ने भारत की जो कि अर्थव्यवस्था को वृद्धि कितना बताया है? 6.6%। अगला है स्वर्णांध्र आंध्र विजन 2047। इसको किसने शुरुआत किया है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसने क्या किया है? टारगेट रखा है 2047 तक, यानी भारत में सबसे आगे, भारत के सभी राज्यों में सबसे आगे निकलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले रोड मैप जारी किया है, जिसमें गरीबी उन्मूलन, रोजगार, जल और कृषि विकास, जल कृषि विकास हैं, और फिर ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करना इत्यादि शामिल हैं, ताकि ये सभी राज्यों से आगे निकल सके 2047 तक। इन्होंने P4 का मॉडल प्रस्तुत किया है कि इसके लिए इन्होंने P4 का सहारा लिया है। P4 से मतलब पीपी, ये P4 से मतलब हुआ पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। इन 4 P का सहारा लिया है किन्होंने? स्वर्णांध्र विजन 2047 आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अगला है जेड मोड सुरंग। ये कहाँ बनाया गया है? ये जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगा ये? तो ये जो जिला दर्रा में बनाया गया है, जो जिला दर्रा में, और 6.4 किलोमीटर लंबी है। और ये श्रीनगर को लेह से लद्दाख से जोड़ेगी। श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ेगी। ये 2 जिलों में बनाए गए हैं, सोनमर्ग और गंदेरबल। ये 2 जिलों में बनाया गया है। कौन सा? जेड मोड सुरंग जम्मू कश्मीर में, जो जिला दर्रा में 6.4 किलोमीटर श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने वाला है, और सोनमर्ग और गंदेरबल जिले में बनाया गया है। और इससे क्या है कि हवाई सुविधा बढ़ेगी, पर्यटन की सुविधा बढ़ेगी, और फिर जितने भी वहाँ पे सैन्य सुरक्षात्मक दृष्टि से भी ये आसानी हो सकेगा। और लगभग 8,650 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग बनाया गया है। अगला देखा जाए कि संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र, ये किसने बनाया है? चीन ने। कितना? 300 मेगावाट क्षमता का वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र बनाया है। कहाँ पर? हुबेई प्रांत में। हुबेई प्रांत, जो कि चिंगचेंग
में बनाया है नेगचू वन परियोजना के तहत। नेगचू वन परियोजना के तहत इसने बनाया है। तो दुनिया का सबसे पहला है जो कि 300 मेगावाट क्षमता का संपीड़ित वायु यानी कंप्रेस्ड एयर एनर्जी भंडारण वाला किया है। अगला है कि भारत सऊदी अरब हज समझौता 2025। भारत ने सऊदी अरब के साथ, भारत की ओर से कौन थे? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो कि खेल मंत्री थे, ठीक है। और अगर वही बात की जाए सऊदी अरब की ओर से, तो ये तौसीफ बिन फौजान अल रबिया थे। अल रबिया से याद रखिएगा कि अल रबिया थे, और जेद्दा एक जगह है, वहीं पर मनाया गया ये समझौता किया गया है, जिसमें इस वर्ष लगभग 1,75,025 हज यात्री हज की यात्रा कर पाएंगे, ठीक है। हज यात्रा मुसलमानों की इस्लाम धर्म में एक पवित्र यात्रा है। अगला है PMKSY, प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना। इसके तहत जल प्रबंधन और बंजर भूमि को, जो भी बंजर भूमि है उन पर सिंचाई की उपलब्धता प्रदान करना और वाटर शेड का निर्माण करना इत्यादि सभी कार्य किए जाएंगे। और लगभग इसमें 10 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। 10 राज्य और 2.8 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित हो पाएगी। अगला देखा जाए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल को 2016 में की गई थी, जो कि ये इंदिरा आवास 1985 का ही स्थान लिया है। कौन सा? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कि इंदिरा आवास पहले था, उसी का स्थान लिया हुआ है। और इसके टारगेट को मार्च 2029 तक बढ़ा दिया गया है पूरा करने के लिए। 4.95 करोड़ जो है घर को बनाना है गरीबों को। अभी तक कितना पूरा हो पाया है? लगभग 2.69 करोड़ घर बन चुके हैं, अभी इतना बाकी है, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल 2016 में शुरू हुआ था। इंदिरा आवास 1985 का स्थान लिया है और मार्च 2029 तक इसको टारगेट रखा है। पहले मार्च 2022 तक टारगेट था, ठीक है। अब इसको बढ़ाकर 2029 तक कर दिया गया है। आगे देखा जाए कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 15 फरवरी 2024 को। क्यों इसकी शुरुआत की गई थी? 1 करोड़ घर के छत पर सोलर प्लेट लगवाना है। इसमें 100 करोड़ राशि खर्च होगा, और इससे क्या होगा कि बिजली में आत्मनिर्भरता आएगी, और जो लोग अगर अधिक उत्पादन कर पाएंगे बिजली, उनकी बिजली सरकार के द्वारा खरीद भी ली जाएगी। इसमें इंसेंटिवाइज प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं कि अगर आप 2 किलोवाट के लिए यूज सिस्टम के लिए करते हैं तो 60,000 तक का आपको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगर और आप 3 किलोवाट का उपभोग कर मतलब लगाते हैं सिस्टम, तो 78,000 रुपये आपको सहायता प्रदान की जाएगी। अगला है नागमार्क 2 मिसाइल। नागमार्क 2 इसका मेन जो कि टैगलाइन है, दागो और भूल जाओ। मतलब कि अगर एक बार आपने इसके लक्ष्य को प्रदान कर दिया तो फिर आप भूल जाइए, ये नहीं भूलेगा, ये अपने लक्ष्य को भेद कर ही भूल पाएगा। ये तीसरा जनरेशन का मिसाइल है, दागो और भूल जाओ वाला नागमार्क 2। अगला है प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल भारत की पहली जो कि सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक कौन सा? प्रलय मिसाइल। और ये 26 जनवरी 2025 को परेड में शामिल हुई थी। हालांकि 2022 में ही इसकी परीक्षण किया जा चुका है, ठीक है। रेंज की बात की जाए तो ये लगभग 150 से 500 किलोमीटर तक
500 किलोमीटर तक के रेंज को भेद सकती है। 350 से 700 किलोमीटर के वार हेड को उठाकर ये चल सकती हैं और ये सतह से सतह पर मार करती हैं, सतह से सतह मार करती हैं। किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO के द्वारा बनाया गया है। ये इसकी अगर तुलना की जाए तो इसकी तुलना किया जाने पर जो चीन की डोंगफेंग है, डोंगफेंग 12 मिसाइल और रूस की इस्कंदर मिसाइल, ये चीन की है और ये रूस की है। इन दोनों की तुलना में ये अभी बेहतर साबित हो रही है प्रलय मिसाइल, जो कि भारत की स्वदेशी मिसाइल है, जो कि अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, DRDO द्वारा बनाया गया है और 26 जनवरी को परेड में शामिल हुआ था। अगला है स्क्रेमजेट इंजन। स्क्रेमजेट इंजन जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक का मतलब 5 मैक की गति हो। 5 मैक का मतलब क्या हुआ? 5400 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना स्पीड इसका है, इसका स्क्रेमजेट मिसाइल का। इसको भी DRDO ने ही बनाया है, ध्यान रखिएगा स्क्रेमजेट इंजन को। स्क्रेमजेट जो कि है कि बिना किसी गतिशील भाग के संचालित होता है और अत्यधिक गति पर कुशल ईंधन दहन के लिए उच्च गति वायु संपीड़ित का उपयोग करता है। अगला है कि राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025, ये कहाँ किया गया है? तो 20 जनवरी को 20 जनवरी 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में इसको मनाया गया है। नई दिल्ली में कौन कौन से मंत्रालय इसमें शामिल थे? जनजातीय मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। एक प्रोग्राम है जो कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसमें भी शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से सिकल सेल एनीमिया जो है, सिकल सेल एनीमिया, अगर आप बात करिएगा सिकल सेल एनीमिया की, तो ये सबसे अधिक प्रभावित करता है आदिवासी क्षेत्रों की, आदिवासी क्षेत्र के निवासियों को। इसमें क्या होता है कि RBC प्रभावित हो जाता है, जो कि गोले आकार का न होकर ये हंसुए के आकार का हो जाता है, सिकल आकार का। ठीक है, और एनीमिया यानी इसमें हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो जाती है, जिसमें रक्त का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है। इसके कारण बहुत सारे जो कि युवा हैं वो 25 से 30 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है सिकल सेल एनीमिया के, और ये अनुवांशिक बीमारी है। तो इसी को ठीक करने के लिए इसको भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के अंतर्गत इस विषय को भी चिंताजनक बताकर इसमें शामिल किया गया है। अगला है CAR T थेरेपी। ये एक कैंसर के उपचार के लिए किया गया है और इसमें बीटा सेल जो हैं, जो कि WBC के अंतर्गत आते हैं, इसको उपचार के लिए प्रयास किया जा रहा है। अगला है शत्रु संपत्ति। शत्रु संपत्ति हाल ही में चर्चा में रहा। सैफ अली खान जो हैं, जो कि बॉलीवुड के एक एक्टर है सैफ अली खान, उसके शत्रु संपत्ति यानी जो शत्रु संपत्ति किसे कहा गया है? जैसे कि भारत का वह निवासी जो अपने शत्रु देश यानी चीन और पाकिस्तान चला गया हो अपनी संपत्ति को छोड़कर, तो उसे उसकी संपत्ति को भारत में शत्रु संपत्ति कहा जाता है। वैसे चीन जाने वाले की कितने हैं? तो 126 लोग हैं, और वही पाकिस्तान जाने वाले 9,280 शत्रु संपत्तियां हैं। इन दोनों की संपत्ति को अगर कुल मिला दिया जाए तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति भारत में अभी है, जिसका नीलामी कराना बाकी है। तो ये चर्चा में इसलिए है कि सैफ अली खान के जो संपत्ति हैं भोपाल में, शत्रु संपत्ति, उनके संबंधियों का, जो कि पाकिस्तान चले गए हैं या फिर चीन चले गए हैं, तो उनकी संपत्ति को इनके द्वारा लिए जाने पर आपत्ति जताया गया है, जो कि शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में बनाया गया है, इसमें अवैध बताया गया है। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में बनाया गया है। अगला है कि MEITY ने
भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट जारी की। क्या रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था में ग्यारह दशमलव 11.74% का योगदान जो है वो डिजिटली रूप में विदेश से प्राप्त हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया इत्यादि से, जैसे यूट्यूब हो गए, बाकी अन्य प्लेटफॉर्म भी हैं जहां से इनकम आ रहा है भारत में। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इस मंत्रालय ने बताया है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत और सुदृढ़ हो रही है। अगला है यूरो ड्रोन कार्यक्रम। ये किसने चालू किया है? यूरो ड्रोन कार्यक्रम ये फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली, इन सभी ने मिलकर चालू किया है यूरो ड्रोन कार्यक्रम, जिसमें भारत जो है पर्यवेक्षक रूप में शामिल हुआ है। ठीक है। और जापान के बाद ऐसा करने वाला ये दूसरा दक्षिण एशियाई देश है। जापान पहला था एशियाई देश और भारत दूसरा दक्षिण एशियाई देश है। तो हम ये पार्ट 1 का वीडियो रहा, और अभी अगले पार्ट टू में वन लाइनर सहित बहुत सारे इंफॉर्मेटिव करंट अफेयर को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी निरंतर जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, दोस्तों के पास भी शेयर करें और कमेंट करें। जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जल्द ही अगला वीडियो करंट अफेयर का पार्ट 2 आ रहा है और प्रैक्टिस सेट की भी सीरीज लगातार प्रोवाइड कराई जा रही है। धन्यवाद।